तो क्या डिफरेंस है उस इंडस्ट्री के अंदर कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं है? फिर सेट पे मेकअप वेकअप करके रेडी है और अभी हमारा शॉट हुआ नहीं है। लोगों का एटीट्यूड एक ऐसे होता है कि जैसे ध्यान नहीं देते। जैसे हमें मराठी में क्या सिखाया जाता है कि स्पॉट दादा भी है सेट, आपको उन्हें रिस्पेक्ट देके बात करनी है। तो ऐसे अच्छी पर्सनालिटी वाले बंदे जो बहुत अच्छे से खुद को कैरी कर रहे हैं, एक उनमें ऐसे एटीट्यूड है, पूरा कॉन्फिडेंस है उनमें भरा, और हम मराठी ऐसे सहमे आके बैठ गए, डर रहे, बाप रे अब ये आएगा। क्योंकि हमारे लिए तो माहौल भी अलग है ना, मराठी नहीं है, मराठी में तो फैमिली जैसा माहौल रहता है। और इस सेट पे थोड़ा सा ऐसे हम कॉम्प्लेक्स लेके अपने अपने आए हैं और ये लाइंस याद कर रहे हैं कि यार अच्छा करना है, ये मुझे मिलना चाहिए प्रोजेक्ट। और उनको देख के ऐसा लगता है यार ये कितने कॉन्फिडेंट है सर, हमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि किसी को ये नहीं लगता कि इसको काम मिला मुझे नहीं मिला, ये तो लगता है, ये तो हम ह्यूमन हैं, सबको लगेगा ये। लेकिन इसका जेलसी में जो बोलने वाला होता है उसकी मिट्टी भी बिक जाती है, ना बोलने वाले का सोना भी नहीं बिकता है। आजकल की जो जनरेशन है, जैसे ये हर एक इसमें प्रॉब्लम है ये कि उनको मराठी नहीं आती। लेकिन अभी जैसे आप बोल रहे हो कि हर एक घर की यही कहानी है, कहानी घर घर की हो गई आजकल की, हमें अपनी लैंग्वेज नहीं आती। हर हर महादेव। एक बार फिर से मेरी प्यारी सी ऑडियंस का स्वागत है सच का आईना में। सच का आईना में पहले आप मिले हो बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से, टीवी एक्ट्रेसेस से, मोटिवेशनल स्पीकर से और बहुत एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर्स से। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी खास शख्सियत मौजूद है जो बॉलीवुड नहीं, मराठा जो कि मुंबई में रह के, खासकर जो मुंबई की इंडस्ट्री है, मराठी इंडस्ट्री, उससे ताल्लुक़ रखती हैं। वो पिछले 30 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर अपना हुनर दिखा रही हैं। वो सिर्फ़ एक एक्ट्रेस नहीं है, एक डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। और आज हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या ख़ास है मराठी इंडस्ट्री के अंदर? क्या हम्बलनेस है मराठी इंडस्ट्री में? क्या डिफरेंसेस हैं बॉलीवुड में और मराठी इंडस्ट्री में? ये सारी बातों की जानकारी आज हमें वही देंगी। और आइए मिलते हैं उनसे। और वो बहुत खास शख्सियत हैं। अनुपमा जी, तुमचा आमच्या पॉडकास्टमध्ये बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने इतनी प्यारे तरीके से बोला ना, क्योंकि मराठी बोलने की कोशिश करना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ, देखो मुझे मराठी नहीं आती। ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा डायलॉग कह सकती हूँ, डिलीवरी कह सकती हूँ कि मैंने किसी को इस लैंग्वेज में एक वेलकम किया। तो इसमें अगर कोई थोड़ी-सी भी त्रुटि मुझसे हुई हो तो प्लीज़ मैं क्षमा माँगूँगी। नहीं। कोई ऐसा ना कहे कि इनको नहीं आती, इन्होंने फिर भी बोला। बट मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इस लैंग्वेज को प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा इस कल्चर को प्यार करती हूँ। तो इसलिए मेरी इच्छा थी कि जब मेरे इस पॉडकास्ट में कोई भी मराठी एक्ट्रेस आए या मराठी कोई भी कलाकार आए तो मैं उसका वेलकम इसी लैंग्वेज में करूँ। सो स्वीट। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे भारत की यही तो विशेषता है। जी, इतनी बोली है, इतनी भाषाएं हैं, इतने एक्सेंट्स हैं, बिल्कुल। जो हम सुनते हैं तो इतना मीठा लगता है सुनने जी, ही में। लेकिन आजकल ऐसे हो गया है कि हमें फॉरेन लैंग्वेज में ज्यादा इंटरेस्ट है और हमारी लैंग्वेज हम भूलते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन यस। मैं ये बोलूंगी कि हमारी जितनी भी भाषाएं हैं, हुँ, जो भी, हुँ, सिर्फ मराठी ही नहीं, वो जीवित रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी और चाहिए। उसके लिए हमें कोशिश करनी राइट, चाहिए, राइट, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, जिसकी जो भी हो। राइट। लेकिन मातृभाषा जिंदा रहनी बिल्कुल, हमारा कल्चर चाहिए। धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है। करेक्ट, नहीं बराबर। लोगों को पता कि कैसे उनके लिए आज एक ही लैंग्वेज रह गई है, इंग्लिश। हर किसी को लगता है कि शायद इंग्लिश बोलना एक आपके लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड क्रिएट करता है। बट हम्म। अगर हम अपनी ही जड़ों से दूर हो जाएँगे, तो हमारी संस्कृति धीरे-धीरे लुप्त हो जाएगी। एकदम सही कहा आपने। हाँ, तो जो मेरी इच्छा है, मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर कोई भी एक पहल करता है, तो उसके पीछे-पीछे बहुत लोग कोशिश करते हैं। तो ये पहल होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आज अगर हम मुंबई में बैठे हैं, आज हम मुंबई में बैठ के कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जीवन को यहाँ पे आके जी रहे हैं। हम इस नगरी में अगर बैठे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मराठास की वजह से। इतनी सेफ्टी जो हम फ़ील करते हैं, वो सिर्फ़ इनकी वजह से कि ये कम्युनिटी ने जो एक बनाया है ना,
इसको जो सोचते हैं कि आमची मुंबई, तो ये सिर्फ एक इंसान ये नहीं कर सकता कि आमची मुंबई, ये सबको एक होना पड़ता है। तो इस कल्चर के अंदर ये बात है, तो ये बिल्कुल। सेफ्टी बहुत बड़ी है। हम कहीं पे भी रहते हैं ना, विमेंस के लिए कहीं पे भी सेफ्टी नहीं है। विमेंस के लिए यहाँ पे बहुत सेफ्टी, आप आधी रात को निकल जाओ, आपको डर नहीं है। तो वो डर सिर्फ उसके पीछे की बैकबोन जो है ना, वो मराठास ही है। सही कहा आपने। और मुंबई सबको अपने अंदर समा समा लेती लेती है, है। राइट। तो जो मुंबई में जीना सीख गया, हाँ। ऐसे बोलते हैं, जो मुंबई के लोकल में ट्रैवल करना सीख गया, उसको तो आगे जिंदगी, आगे जिंदगी, क्योंकि वो एक दूसरे को सहारा देना, जी। कोई चढ़ गया है कोई नहीं चढ़ा है तो उसको हाथ देके अपने साथ ले लेना। राइट। फिर अगर आप बदलापुर से वीटी तक, सीएसटी तक ट्रैवल कर रहे हो, तो बीच में जो लोग खड़े रहते हैं वो बैठ जाते हैं, जो बैठते हैं वो खड़े रह के उनको जगह दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बहुत एक दूर डेढ़ तक जाना 2 है। घंटा खड़े रहना है। या जो लेडीज होती है, औरतें, वो लेडीज डब्बे में हल्दी कुमकुम जैसा समारंभ करती है, या किसी का मतलब मंगला गौर की जाती है जो मराठी लोगों में होती है, या सब्जी साफ करते करते वो हाँ, अपना ट्रैवल करती है, क्योंकि फिर घर पे जाके बनानी है, तो ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो। तो ये जो मुंबई की विशेषता है ना, जो मुंबई सिखा देती है। राइट। मुंबई देखो, सबसे पहले मुझे लगता है कि इंसान जब पहला कदम यहाँ पर रखता है ना, तो तभी उसके बहुत बड़े सपने होते हैं, बहुत बड़े सपने। उसको लगता है कि मैं माया नगरी में पहुंच गया, अब मैंने सब कुछ पा लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आते ही आपको सब कुछ मिल जाता है। सबसे पहले तो मुंबई उसको अच्छे से तोड़ देती है, उसको सिखा देती है, धूप छांव का फर्क सिखा देती है, गर्मी क्या है, आपको कितना लाइनों में लगना पड़ रहा है, कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो जो स्ट्रगल पीरियड है ना, वो स्ट्रगल पीरियड आपको इतना स्ट्रांग बना देता है कि फिर आपके लाइफ के अंदर बहुत सारी जो अड़चने होती है ना, उसको आप इजीली झेल जाते हो, आपको लगता है। और जो नहीं झेल पाता वो वापस अपने प्रदेश चला जाता है। मेरे लिए थोड़ा ये जो स्ट्रगल आप बोल रही हो, मेरे पापा ने आसान कर दिया, क्योंकि 12th तक मैं बॉम्बे के बाहर थी, मुंबई के बाहर थी। और वहाँ पे मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं एक्टिंग में करियर करूंगी, और मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी। तो मेरे पापा बहुत सपोर्टिव थे। तो मेरे पापा ने वो स्टेट ट्रांसपोर्ट एसटी, महाराष्ट्र की एसटी, उसमें वो सिविल इंजीनियर थे। तो उन्होंने अपने बॉस को बोल दिया कि बाबा ऐसे मेरी लड़की को करियर करना है एक्टिंग में, और मुंबई के सिवा तो कोई दूसरा चारा ही नहीं, तो उसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी जवान लड़की को मुंबई में अकेला नहीं भेजना चाहता, तो अगर आप मेरी ट्रांसफर मुंबई करवा दोगे, और दूसरा मुंबई में प्रॉब्लम है कि घर रहने को नहीं मिलता, तो आप अगर मुझे एसटी क्वार्टर्स में जगह दे दोगे तो मेरी बेटी का करियर भी बन जाएगा और मेरा जॉब भी रहेगा और सब आसानी से हो जाएगा। राइट। तो शायद मेरे पापा बहुत ऑनेस्ट एम्प्लॉय थे, तो उनके बॉस ने उनकी बात सुन ली, उनकी बात रख ली, और उन्होंने ट्रांसफर करवा दी मेरे पापा की। तो हम पूरी फैमिली के साथ सिर्फ मेरे करियर के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए। और फिर तो मैं एक सिक्योर्ड, मतलब अपने माँ बाप के साथ ही रह, तो जो मेन प्रॉब्लम होता है मुंबई में आने के बाद कि कहाँ रहना है, या इनसिक्योर्ड फील होता है क्योंकि आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं होते, आपको अकेले को ही सब हैंडल करना है। तो मेरे साथ ये नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव थे। तो करियर शुरू हो गया, और मेरे पापा ने कॉलेज भी मेरे लिए ऐसे ढूंढा, क्योंकि 12th तक मेरी जो एजुकेशन है वो जलगांव में हुई थी। उसके बाद में मुंबई आ गई, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा मुंबई में हुआ। तो मेरे पापा ने वहां से ढूंढ लिया था कि ऐसा कौन सा कॉलेज है जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होती है, और मेरी बेटी अगर उस कॉलेज में जाएगी तो एक्टिंग के लिए उसको बढ़ावा मिलेगा। तो वो रामनारायण रुइया कॉलेज जो माटुंगा में है, उनको पता चला कि वहां पे आर्ट कॉलेज है, तो आर्ट्स कॉलेज है, तो उसमें हो जाएगा। तो फिर मेरी एडमिशन भी वहां करवा दी। फिर बहुत सारी संस्थाओं से जाके मिले, जो राज्य नाट्य स्पर्धा, मतलब स्टेट कंपटीशन ड्रामा की उस वक्त बहुत हुआ करती थी, तो वो संस्थाएं ढूंढी मेरे पापा ने कि कहाँ से मेरी बेटी ड्रामा कर सकती है। तो फिर वैसे हो गया, ऐसे करके धीरे 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 फिर मेरा ग्रेजुएशन होता रहा। ग्रेजुएशन होने के बाद शायद से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करती, लेकिन मेरे पापा ने कहा कि घर पे बैठ के क्या करना है, करियर करने के लिए आई थी एक्टिंग में, अभी तक तो कुछ शुरू नहीं हुआ है
प्रोफेशनल, तो घर पे बैठ के क्या करता है, एक डिग्री और मिलेगी। तो मेरे पापा ने पुश किया कि नहीं चलो पोस्ट ग्रेजुएशन करो, और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मराठी सब्जेक्ट लेकर मैंने बीए किया था। तो Okay. उसी लैंग्वेज में मैंने स्पेशलाइजेशन करके मैं एमए किया मैंने। और एमए फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तभी मुझे मेरा पहला प्रोफेशनल ड्रामा मिला, और Okay. वहां से मेरा प्रोफेशनली एक्टिंग का एक्टिंग करियर स्टार्ट हो स्टार्ट गया, हुआ। राइट राइट। अच्छा, अनुपमा जी, जैसे कहा जाता है कि मराठी इंडस्ट्री के अंदर ड्रामा थिएटर्स ये बहुत होते हैं, हम्म, तो क्या क्या डिफरेंस है उस इंडस्ट्री के अंदर कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं है? क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रामा जो होता है या जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, उनको शायद बहुत टाइम लग जाता है अपने आप को स्टेब्लिश करने में। क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस हम लोग देखते हैं कि शायद आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आउटलुक को ज्यादा मैटर किया जाता है रेदर देन आपकी एक्टिंग स्किल्स से। तो इस दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको आप ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मराठी ये कल्चर ही ऐसा है, जैसे अब जैसे शादी हो रही है समझो मराठी घर, राइट तो हल्दी पीसी जाती है, जी, तो हल्दी पीसने के लिए चक्की पे, पहले जमाने में तो चक्की पे ही पीसते थे हल्दी। राइट तो उसको उसकी पूजा की जाएगी बाकायदा, क्योंकि एक शुभ कार्यों को शुरुआत हो रही है। और जो हल्दी है, मोटी वाली हल्दी, वो जी। उसमें डाल के पीसी जाएगी, उस वक्त गाना गाया जाएगा। ओके, और वो गाने इतने खूबसूरत और इतने प्यारे प्यारे गाने हैं, जो अभी शादी हो रही, शादी के गाने। जी, उसके बाद शादी के बाद गोंधळ होता है, तो गोंधळ मतलब वाघ्या मुरई, वो एक कल्चर है, महाराष्ट्रियन कल्चर। तो उसमें पूजा भी एक तरफ होगी, और रात भर वो वाघ्या मुरई गाना गाएंगे, डांस करेंगे, थोड़ी सी कॉमेडी भी करेंगे, क्योंकि रात भर लोग लोगों को जगना है। राइट राइट, तो ये मतलब परफॉर्मेंस मराठी कल्चर में ही है, ओके, उनके त्योहारों में है। उनके त्योहारों में। या तमाशा जो आपने हम पहले बात कर जी, जी। बताया आपको लावणी बहुत पसंद है, तो तमाशा में एक वर्क है, शुरुआत उसकी वर्क से होगी, नमन वर्क, उसमें ड्रामा है। ओके, तो उसमें और वर्ग जो तमाशा का पार्ट है, उसमें आप जो रिसेंट जो भी चल रहा है वो टॉपिक्स पे आप उस पे कमेंट्स कर सकते हो वगैरह, Okay. ऐसे सब वो ड्रामा। तो वहां पे ड्रामा भी है, वहां पे कॉमेडी भी है तमाशा में, वहां पे नजाकत वाला नृत्य भी है। जी, तो ये मराठी कल्चर की विशेषता ही ये है कि कल्चर में ही परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंसेस है, हाँ, राइट तो राइट। इसके कारण मराठी लोगों को ड्रामा देखने की बहुत आदत है, अच्छा, मतलब उनके कल्चर में ही वो है। जैसे हाँ, ड्रामा देखना यानी उनके लिए कुछ अलग नहीं है, हाँ चलो चला जाऊन नाटक बघूया, अच्छा। नाटक बघणं मतलब ड्रामा देखना मतलब एकदम उनके लिए खुशी की बात है। तो ओके, बचपन से जैसे वो देखते ही बड़े होते हैं कितना अच्छा, तो जिनको उसमें रुचि होती है, बच्चे भी हो आप और आप देख रहे हो ये अंकल कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी बड़े जाके ऐसे करूंगा। तो ये हाँ, जो वो चलता बचपन जा में रहा है, ही बीज राइट। बोए जाते हैं उसके मन में, क्योंकि वो देखता है इतना परफॉर्मेंस अच्छा। जैसे बाबा साहेब पुरंदरे करके जी थे, जो शिवचरित्र पूरा पेश करते थे। अच्छा, तो वो अकेले इंसान खड़े रहते थे स्टेज पे, और पूरा शिव चरित्र वो बताते थे, और मतलब स्टेज इतना बड़ा, तो इस ओर से लेके इस ओर तक वो ऐसे घूमते थे, और कॉर्नर कॉर्नर में जाके, और वो आवेश बाबा साहेब शिवाजी महाराज का दिखाते थे। एक ऐसा ब्लैक बोर्ड रखते थे स्टेज पे, और समझो उनको बताना है कि अभी रायगढ़ पे रायगढ़ का कुछ बात है, तो रायगढ़ ड्रॉ करके बताते थे, और 8-8 दिन तक वो शिव चरित्र सुना जाता था, और वो सुनने के लिए लोग जाते थे। तो मुझे मेरे बचपन में मुझे याद है कि मैं, एक विजुअल मेमोरी होती है ना हमारी, बिल्कुल, तो उस वक्त हम जलगांव में रहते थे, मैं तो छोटी थी, और उस वक्त ये नहीं था, मतलब कवर्ड ये नहीं था, थिएटर नहीं था, ओपन थिएटर था। ओपन थिएटर, तो वहां पे वो बाबा साहेब पुरंदरे जी आए थे, जो 8 दिन हम रोज जाते थे, और मैं पापा की गोद में ऐसे बैठी हूँ और ऐसे उनको देख रही हूँ, ये मुझे याद है, अभी भी विजुअल मेमोरी है। तो मैं मांगती हूँ कि कहीं ना कहीं वो क्या है परफॉर्मेंस, और क्या वो तब बीज बोए गए मेरे अंदर। राइट, अगर मेरे पापा को ये सब की इंटरेस्ट नहीं होता इन सब में, तो शायद वो मुझे लेके नहीं जाते, नहीं और वो लेके नहीं जाते तो शायद ये
मेरे दिमाग में, दिलो दिमाग में वो बोलते हैं ना, एक अपना छाप छोड़ जाती है वो चीज। वो नहीं होती तो शायद मैं आगे जाके एक्टिंग नहीं करती। राइट। तो ये संस्कृति ही है। और दूसरा है कि रीडिंग, मतलब पढ़ना, ओके। बुक्स पढ़ना, मतलब अपनी जो एजुकेशन की बुक है वो छोड़ के जो दूसरी भी बुक्स होती है, स्टोरीज है, कादम्बरीज है, तो ये सब पढ़ना ये मराठी कल्चर में ही है। मतलब आप किसी भी मराठी घर में ये नहीं देखोगे कि न्यूज़पेपर नहीं आता, ऐसा एक भी घर नहीं है, ओके। या बुक्स नहीं है, ऐसा एक भी घर नहीं है। और मराठी लिटरेचर इतना रिच है, इतने अच्छे अच्छे राइटर्स जिन्होंने लिखा है मराठी लिटरेचर, ड्रामा लिखे हैं, कादम्बरी, कथा, तो वो सब पढ़ते पढ़ते हम बड़े होते हैं। वो हर और घर में होता है ये? हर घर में ये कल्चर है मराठी में। तो देखिए अभी जैसे, मतलब मेरे बचपन में तो ये बहुत ही नॉर्मल था। राइट, राइट। अब थोड़ा जैसे जैसे हम आगे आए तो ये मोबाइल ने सब हाँ, वो तो ओवरऑल तो हर वो जगह हुआ है, है। वो मराठी हाँ, लोगों के राइट, यहाँ भी राइट। हुआ है। लेकिन फिर भी जो कल्चर है वो तो पहले से पहले है। से ही है, तो राइट। बुक्स तो पढ़े ही जाते हैं आज भी, और माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे बुक्स पढ़े, बिल्कुल। कोशिश कर दे कि वो बुक्स, स्टोरी बुक्स पढ़ने के लिए उनको कैसे एनकरेज किया जाए, उनको मोबाइल से कैसे दूर रखा जाए। और फिर वो लिटरेचर इतना रिच है कि उसी के ऊपर ड्रामा, बेस्ट ड्रामा आते हैं, फिल्में आती है। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ, जब कागज पे बहुत अच्छा लिखा है ना, तो वो किसी भी बिल्डिंग का फाउंडेशन है ना, राइट। तो वो ही अगर इतना सशक्त है तो आगे जाके बिल्डिंग तो बहुत सशक्त बहुत खड़ी आएगी। रहनी ही है। राइट, राइट। तो ये मराठी कल्चर का बहुत बड़ी विशेषता है ये। बिल्कुल, क्योंकि उनको इसका मतलब जो स्क्रिप्ट दी जाती है, उसको सिर्फ एज़ अ स्क्रिप्ट वाइज़ नहीं पढ़ना होता, वो उसको एक तरीके से उसको फ़ील करके पढ़ते हैं कि प्रॉपर, इसलिए वो जो एक्सप्रेशंस निकल के आते हैं, वो डिफरेंट निकल कर आते हैं। अच्छा, एक एक हर चीज़ के अंदर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कभी ऐसा भी फ़ील करना पड़ता है कि अगर हम मराठी इंडस्ट्री से हैं, तो हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं, तो थोड़ा-सा कभी ड्रॉबैक फ़ील होता है? ऐसे मतलब ड्रॉबैक नहीं, वैसे तो देखो, इंसान 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 है, हाँ, चाहे वो मराठी हो या कोई भी हो। राइट। वृत्ति प्रवृत्ति तो हर एक कास्ट में, हर एक इसमें होती है। राइट। लेकिन कभी कभी ये फील होता है, जैसे अभी अगर किसी दिन मैं किसी हिंदी सेट पे हूँ और मैं काम कर रही हूँ, तो एक दो बार मेरे साथ ये हो चुका है कि सेट पे हम मेकअप वेकअप करके रेडी है और अभी हमारा शॉट हुआ नहीं है, और लोगों का एटीट्यूड एक ऐसे होता है कि जैसे ध्यान नहीं देते। जैसे हमें मराठी में क्या सिखाया जाता है कि स्पॉट दादा भी है सेट पे, तो आपको उन्हें रिस्पेक्ट देके बात करनी है, क्योंकि वो उनका काम कर रहे हैं, आप आपका काम कर रहे हो। Right. आप एक्टर हो, इसका मतलब आप कुछ बड़े हो और वो कुछ छोटे, ऐसा नहीं होता। नहीं है। तो ये मराठी में बाकायदा सिखाया जाता है, इसलिए कि ये तो हमारे घरों में भी सिखाया जाता है कि घर में भी मेड होंगे तो उनको अगर बुजुर्ग है तो आप करके बुलाया जाएगा, क्योंकि वो बुजुर्ग है। तो ये बिल्कुल। हमें सिखाया ही जाता है। तो हम वही कल्चर लेके सेट पे आते हैं। Right. लेकिन कभी कभी जैसे स्पॉट दादा, हिंदी बॉलीवुड में कभी कभी जैसे स्पॉट दादा देख नहीं रहे हैं, या असिस्टेंट ठीक से बात नहीं कर रहा है, ऐसे पहले हो जाता है। और फिर जब हमारा एक हाथ सीन हो जाता है, एक हाथ शॉट हो जाता है, तब सबको ऐसे लगता है, नहीं यार क्या शॉट दिया, वाह वाह क्या एक्टिंग कर रही है आर्टिस्ट। उसके बाद उनका एटीट्यूड बदल जाता है। चेंज हो फिर जाता है। स्पॉट दादा भी 10 बार आके पूछेंगे, मैम आपको चाय चाहिए, मैम कॉफी चाहिए, या असिस्टेंट मैम मैं बताता हूँ आपको सीन अभी आएगा। राइट, राइट। तो तब अच्छा भी लगता है क्योंकि ये हाँ। रिस्पेक्ट हम कमाते हैं, कमाते हैं, यस। और बुरा भी लगता है कि क्यों, मतलब वो शॉट की जरूरत क्यों थी। उसके पहले तो मैं एक इंसान थी, आप भी एक इंसान हो, तो उसके पहले भी ये रिस्पेक्ट मिल सकता बिल्कुल था, मिल हम सकता उसके था। हकदार हैं। लेकिन Right. ठीक है, हम वो कमाते भी हैं तो हाँ। अच्छा लगता है। और कभी ऐसे भी हुआ है मेरे साथ, मतलब ये तो मेरे कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ मैं, कि समझो मैं एड के ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, या किसी हिंदी सीरियल के ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, फिल्म के ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, तो वहां पे तो सब लोग होते हैं ऑडिशन के लिए। तो ऐसे अच्छी पर्सनालिटी वाले बंदे जो बहुत अच्छे से खुद को कैरी कर रहे हैं, एक उनमें से एटीट्यूड है, पूरा
कॉन्फिडेंस है उनमें भरा, और हम मराठी ऐसे सहमे सहमे आके बैठ गए, डर रहे, बाप रे अब ये आएगा, क्योंकि हमारे लिए तो माहौल भी अलग है ना, मराठी नहीं है, मराठी में तो फैमिली जैसा माहौल रहता है, और इस सेट में थोड़ा सा ऐसे हम कॉम्प्लेक्स लेके अपने अपने आए हैं और ये लाइंस याद कर रहे हैं कि यार अच्छा करना है, ये मुझे मिलना चाहिए प्रोजेक्ट, और उनको देख के ऐसे लगता है यार ये कितने कॉन्फिडेंट है सब, हमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा है फील। और अब ऑडिशन में तो ऐसे ही होता है कि आप वहीं पे बैठे और वहीं पे ऑडिशन चल रही है, तो मैं देखती हूँ कि ये बंदा तो बहुत एटीट्यूड और बहुत ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस लग रहा था, और जैसे ही एक्शन बोला डायरेक्टर ने, ये तो 2 लाइन भी नहीं बोल पा रहा है वहां पे तो पूरा मतलब, फिर मुझे ये लगता है कि नहीं नहीं, फिर मैं तो लाइंस तो बहुत अच्छे से बोल लूंगी मैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस है, इसका रीजन मैं ये बोलती हूँ क्योंकि हमें हमें बेस है, हम एक थिएटर का बेस है, हमारे घर में वो कल्चर है, तो वो बेस होने के कारण हम लोग ये सब बोल सकते हैं हम खून में ही है हमारा। हाँ, yes, yes. इसलिए कला हम कला है, कला परफॉर्म हम है, अच्छे से yes. कर लेते हैं। Right. लेकिन मैं ये बोलती हूँ फिर भी, ये तो मेरा कॉम्प्लेक्स हुआ, मैं ये बोलती हूँ फिर भी जरूरत तो सब चीजों की है, बिल्कुल जैसे कॉन्फिडेंस की जरूरत है ही, जैसे बोलते हैं ना कि जो बोलने वाला होता है उसकी मिट्टी भी बिक जाती है, ना बोलने वाले का सोना भी नहीं बिकता। राइट, तो वो कॉन्फिडेंस तो आप में होना चाहिए। तो मैं किसी को कम नहीं आंकूंगी, लेकिन उनसे हम ये सीखते हैं कि इस तरह का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस जो आप में नहीं है वो होना चाहिए। आपको क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे कैरी करना है खुद को, इसकी भी जरूरत है, क्योंकि ये इंडस्ट्री है हमारी, और इसमें ये चीजें आपको जरूरी है कि आप कैसे दिखते हो, आपने मेकअप कैसा किया है, आपके हेयर कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम नजरअंदाज करके नहीं कर सकते। तो हमें ये भी सीखना है उनसे, और एक्टिंग भी कैसे अच्छी करनी है, और वो भी सीखना है। मतलब मराठी कल्चर में सादगी और कला है। करेक्ट, यही कैसे इसी का कॉम्बिनेशन है। करेक्ट, सादगी और कला। और मराठी सेट पे भी ऑलमोस्ट फैमिली जैसा माहौल ज्यादा रहता है सेट पे भी। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि सब अपने अपने रूम में पड़े, ऐसे बहुत कम बार होता है कि सेट पे है तो जैसे ही शॉट खत्म हो गए सब अपने अपने रूम में चले गए, ऐसे बहुत कम देखने को मिलता है कि वहीं पे बैठे तो 4 आर्टिस्ट एक दूसरे से मिलके बात करेंगे, हंसी मजाक कर लेंगे, ऐसा माहौल फैमिली एटमॉस्फेयर। एग्जैक्टली। तो वो कभी कभी बॉलीवुड में होता है, कभी नहीं होता, तो वो उससे हम लोगों को कोप अप करना पड़ता है, लेकिन वो ठीक है, वो तो जहाँ पे आप जैसे बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, तो जहाँ पे आप हो उस तरीके से आपको खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा। अनुपमा जी, जैसे आज हमारा पूरा ये पॉडकास्ट मराठी कल्चर पे ही है, तो आज हम सारी बातें उसी कल्चर से जुड़ी करेंगे। बिल्कुल। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है नौरी। नौरी कहते हैं, अगर लावणी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लावणी मुझे बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप डिस्क्राइब कीजिए कि कल्चर में जो ड्रेसिंग पैटर्न है या जो लावणी कही जाती है, इसमें क्या चीज होती है, क्या ये कब स्पेशल किया जाता है, मतलब थोड़ा सा इसको आप पूरा। हाँ, लावणी एक महाराष्ट्र की लोक कला है, जिसको मतलब पुराने जमाने में तो तमाशा बहुत फेमस चीज थी महाराष्ट्र में। जैसे आजकल ड्रामा के ग्रुप्स हुआ करते थे, तब उस वक्त तमाशा के ग्रुप्स हुआ करते थे, और वो जो घुंघरू होते हैं उनके, वो इतने हेवी होते हैं, और वो पहन के 2-2 घंटा डांस करना और अदा के साथ, मतलब जो अदाकारी लावणी में देखने को मिलती है, वो जैसे एक बैठकीची लावणी असते, मतलब बैठ के सिर्फ अदा ही करेंगे वो लोग, वो तो नाचेंगे भी नहीं, लेकिन वो ऐसा देखते रहते हो आप कि क्या खूबसूरत कर रही है ये औरत, इतना वो कलाकार, इतना नजाकत से वो पेश की जाती है। लावणी में एक होते हैं सवाल जवाब, जैसे सवाल जवाब, मतलब 2 अगर नृत्यांगना है तो उनमें कंपटीशन होगी, जैसे एक दूसरे को एक क्विज बताएगी, 2 लाइनें गा के बताइए। बाप रे नहीं, मुझे गा के इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन जैसे एक क्या बोलेंगे आप, एक पजल दूंगी मैं आपको मराठी में जैसे, और कुछ गाने में ही पजल दूंगी, और आपको वो पहचानना है, ऐसे सवाल जवाब हुआ करता था। तो एक सवाल पूछेगी, दूसरा जवाब देगी, जब तक किसी को नहीं आएगा वो सवाल जवाब चलता रहेगा, वो रात भर चलता था। मतलब वो कलाकार, वो नृत्यांगना
ब्रेन भी होना चाहिए ना इसके लिए, यस यस उसके लिए होशियारी की भी जरूरत है। बिल्कुल। तो अगर आप वो नहीं हो तो आप कैसे जवाब दे पाओगे? और लावणी का तो मतलब इतना बड़ा कल्चर है महाराष्ट्र में कि बहुत सारी नृत्यांगना जो अभी बूढ़ी हो गई है, लेकिन जो एक जमाना था जब उन्होंने राज किया था और प्रेग्नेंट थी, फिर अच्छा। भी डांस किया है। और यहाँ आके मतलब एक दो जो नृत्यांगना है उनकी तो स्टोरीज है कि वो यहाँ पे डांस कर रही है, स्टेज पे पीछे गई और डिलीवरी हो गई। ओके। ऐसा भी है। तो मतलब क्योंकि उन लोगों का वो लोक कला है, उसमें ही उसपे ही पेट है। वो अगर डांस करेंगे तो ही पेट भरेगा, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है। रोजी तो रोटी उसके है। लिए वो कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी ही मेहनत भी कर रहे हैं उस पे। वो कला पे उनका बहुत प्यार है, वो कला के प्रति उनका बहुत प्यार है। तो ये बहुत बड़ी। और उस जमाने में तो आजकल तो नहीं, लेकिन उस जमाने में जो नौवारी पहनी जाती थी, जो सर से लेके पांव तक वो औरत ढकी हुई है, ऐसी नौवारी में वो प्रेजेंट करते थे। और जैसे मैंने बोला आपको कि पहले नमन होगा, नमन मतलब गणपति को नमन किया जाएगा, उसके जी। बगैर वो कला शुरू नहीं होगी। ओके। नटराज को नमन किया जाएगा, फिर वग होगा जिसमें कोई पॉलिटिकल सटायर होगा, जो उस वक्त जो भी चल रहा है वो होगा, और उसमें बिंदास वो बोलते थे। तो ये लावणी एक बहुत ही रिच लोक कला है। ओके। और जो जिसने पूरे भारत को मतलब जैसे पागल कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने कहा ना समझ नहीं आती, हाँ, लेकिन उसके बावजूद वो सुनने के अंदर इतनी अच्छी लगती है कि आपके Correct. कानों के अंदर ना एक मिठास सी घोलती है। करेक्ट। तो वही है ना कि हर जब कला होती है तो फिर कला के अंदर अगर सामने वाला उसको उसके साथ उतना जस्टिफाई करता है तो बहुत अच्छी निखर कर आती इसलिए आप देखोगे तो पुराने जमाने में जब जब तमाशा बहुत लोकप्रिय था, तब की फिल्में आप देखोगे तो तमाशा ये सब्जेक्ट पे बहुत फिल्में मराठी में आ चुकी है, जो बहुत फेमस हो चुकी है, जो आज भी देखी जाती है। है। उसका म्यूजिक तो मतलब जैसे अजरामर बोलते हैं ना, कि वो उस म्यूजिक को कभी वो खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि वो Okay. गाने इतने प्यारे बने हैं मराठी में, हम्म। इतने प्यारे प्यारे गाने बने हैं कि वो सालों तक सुनते रहेंगे। बिल्कुल। मतलब आजकल की जो जनरेशन है, जैसे ये हर एक इसमें प्रॉब्लम है ये कि उनको मराठी नहीं आती, तो बहुत कभी कभी बुरा लगता है कि नहीं, अपनी मातृभाषा है वो छोड़नी नहीं चाहिए यार, नहीं हर किसी चाहिए। को आनी चाहिए। लेकिन अभी जैसे आप बोल रहे हो कि हर एक घर की यही कहानी है, कहानी घर घर की हो गई है आजकल की, हमें अपनी लैंग्वेज नहीं आती। तो भी उन लड़कों को भी, उन नए लड़के लड़कियों को भी अगर आप गाने लगा दो पुराने, वो इतने चाव से वो गाने गाते हैं और सुनते हैं, क्योंकि वो म्यूजिक का जो एक कमाल है, जो वर्ड्स है, जो उसकी सुंदरता है, मीनिंगफुल है। उसमें ऐसे ही नहीं है बस मराठीत म्हणतात र ला र आणि ट ला ट, मतलब जैसे ही जैसे तैसे सब जोड़ के नहीं बनाया, कुछ उसमें मीनिंग है, मीनिंग है जो सुनने में अच्छा लगता है, वो गाना याद रहता है क्योंकि उसका मीनिंग बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो सब चीजें हैं वो म्यूजिक की वजह से नई जनरेशन को भी उतना ही पसंद आता है, राइट। और वो उस पे डांस करना पसंद करते हैं, Right. परफॉर्म करना पसंद करते हैं। तो हो सके कि लैंग्वेज इससे भी जिंदा रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो सकता है। लैंग्वेज तो अगर कोई, मैंने कहा ना, एक भी इंसान खड़ा हो जाता है ना किसी चीज के लिए, तो धीरे धीरे फिर उसके साथ भीड़ जुड़नी शुरू हो Correct. जाती है। लेकिन शुरुआत करनी मुश्किल होती है, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। तो आजकल अपनी संस्कृति को संभाल के रखना, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, करेक्ट, तो इसे संभाल के रखना बहुत जरूरी है। करेक्ट। अच्छा अनुपमा जी, एक अभी हम बात मैं इन्हीं थोड़ा की- सा आपको हाँ तोड़ती हूँ। मुझे आपने जब बोला गाओ, तब मुझे गाना याद नहीं आ रहा है, एक आया हाँ गाओ तो गाओ। बस वो Yes. मैं गा देती हूँ। जयश्री गडकर जी एक मराठी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, Okay. जिन्होंने बहुत ऐसे तमाशा प्रधान चित्रपटों में काम किया है, सिनेमा में। तो उनके ऊपर फिल्माया गया ये गाना है। नाचू कशी कंबर लचकली, नाचू किती कंबर लचकली, ग बाई माझी जोडवी टचकली। अब इसका मीनिंग ये है कि कितना नाचो,
कमर में लचक आ गई और नाचते नाचते मेरी जो पैर में बिछुए मतलब जोड़ भी पहनती हूँ वो भी टूट गई। तो नाचो कितनी कंबर लचकली। क्या बात है। ये देखो एक्सप्लेन आपने किया, लेकिन फिर भी सुनने में, जब तक नहीं एक्सप्लेन किया था तब भी सुनने में बहुत मिठास आ रही थी। लग रहा था कि हाँ, बहुत मीठे स्वर हैं जो कानों में पहुंच रहे हैं। तो यही है लैंग्वेज, यही मिठास है जो हम चाहते हैं कि आज तक बरकरार है तो बरकरार ही रहे। करेक्ट। अच्छा अनुपमा जी, अभी ये एक बहुत रिसेंट में एक चीज सुनी जा रही है कि मुंबई में रह के मराठी लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है। आप कितना इस बात के साथ सोचती हैं कि हाँ, ये एक्चुअली होना चाहिए कि जहाँ आप कमा रहे हैं, जहाँ आप खा रहे हैं, जिस धरती पर आप हैं, तो वहाँ की भाषा भी आपको आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए गीतू जी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि और मैं इस पॉइंट को इस तरीके से देखती हूँ कि हमारी भारतीय भाषा ही है ना जो हम बोल रहे हैं कि हमें बिल्कुल, आनी चाहिए। बिल्कुल। तो फिर इसको ईगो में क्यों लिया जाए? ईगो छोड़ दीजिए और एक भारतीय भाषा हमें आएगी जहाँ पे हम सालों से रह रहे हैं, तो उसका फायदा ही होगा ना, हमारे बिजनेस में फायदा होगा। तो जैसे अब हम कहीं समझो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, तो कोई मतलब वहां पे तो मराठी छोड़ो, मैं मराठी हूँ, लेकिन कोई हिंदी में भी बोलेगा तो मुझे ऐसे लगेगा अपना कोई बंदा है। हाँ, है ना, ऐसे लगता है हमें। बिल्कुल। तो अगर हम मराठी बोलना सीख ही लेंगे तो क्या उसमें क्या मतलब गलत क्या है? मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ, मराठी लोगों ने भी ये ईगो या ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए यार इसको तो आनी चाहिए, इसको नहीं आई तो हम देख लेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। और बाकी के लोगों ने भी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्यों बोले, नहीं बोलेंगे हम, इंडिया हिंदी हमारी लैंग्वेज है, भारतीय भाषा है ना, तो मराठी क्यों बोलनी। ये दोनों तरह से ये एटीट्यूड गलत है। मैं ये मानती हूँ उल्टा एक दूसरे को सिखाओ, मराठी में सिखाए सामने वाले को कि अच्छा आप बोलने की कोशिश कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोशिश आप बोल सकते हैं। और सामने वाले भी बोले हाँ चलो इतने सालों से नहीं सीखी यार, सीख ही लेता हूँ, चलो क्या ही फर्क पड़ेगा, आप सिखा दो। ये एटीट्यूड से अगर हम चलेंगे तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट है ना, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको झगड़े की तरफ या जो ईगो में हम ले रहे हैं उसको नहीं लेना चाहिए। आप उसको सिंपलिसिटी से लो और सिंपल मामला है, उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर दो। बिल्कुल ठीक बात है कि जहाँ आप रह रहे हो, जिस धरती पे आप कमाने आए हो, अपने परिवार को चलाने आए हो, और उस लैंग्वेज को सीखना बुरा नहीं है। लेकिन होता वही है कि एक बात को प्यार से बोला जाए तो सामने वाला इंसान कोशिश करता है, और एक इंसान बात को दबाव से बोला जाए तुम्हें करना पड़ेगा, तो सामने वाले की ईगो भी हर्ट होती है कि भाई क्यों, ये तुम्हारा थोड़ी है, इस सबका है। तो ये चीजें होती हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीजें बीच में आ जाती हैं, जो सब कुछ लगता है कि कहीं ना कहीं गडबडा रहा है। मतलब आमच्याकडे मराठीत असं म्हणतात माणसाने माणसाशी माणसासम वागावे, तो तसंच है कि इंसान ने इंसान से इंसान की तरह अगर आप बिहेव करोगे तो ये जो सब ईगो वाली प्रॉब्लम्स है वो बीच में नहीं आएगी, क्योंकि हाँ है तो हम भारतीय ही सब। बिल्कुल, आप हिंदी है, कोई गुजराती है, कोई मलयालम है, लेकिन भारतीय है। तो चलो ना एक दूसरे को सीखते हैं यार, एक दूसरे की लैंग्वेज एक दूसरे को सिखाते भी है। और उल्टा ये हमारे कंट्री की, जैसे मैंने कहा, ये हमारी भारत की विशेषता है। तो इसको फैलाते हैं यार, ये नहीं है किसी और कंट्री में, ये नहीं है, बिल्कुल जो हमारे पास है। तो इसका रिचनेस जानो, समझो। आज भी कहीं अभी जैसे मैं सुबह सुबह एरोबिक्स करने जाती हूँ, तो वहां पे दो मेरी जो फ्रेंड्स है वो भोजपुरी में एक दूसरे से बात कर रही थी, तो मैं बोली बोलो बोलते रहो, मुझे सुनने में बहुत मीठा लगा। तो ये है ना, हर लैंग्वेज की अपनी मिठास है। हर लैंग्वेज की अपनी मिठास है, कोई भी लैंग्वेज बुरी नहीं होती। एग्जैक्टली। हर कल्चर बहुत अच्छा है और हर कल्चर कुछ ना कुछ सिखाता है, और वो सीखना चाहिए। मतलब भोजपुरी लोग अगर बोलेंगे हमारे यहाँ त्योहार में ये डिश की जाती है, तो मैं बोलूंगी खिलाओ ना यार कभी, और मेरे घर में आओ, श्रीखंड पूरी खाओ, पूरनपोली खाओ, आपका जो है मीठा वो मुझे खिलाओ। मैं जब मुंबई होती हूँ ना, तो मैं मुंबई में जब होती हूँ तो मैं आने के बाद अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोलती हूँ मुझे एक दिन आमरस खाना है, एक दिन ठेचा खाना है, एक दिन पूरनपोली खाना है। तो कहते कि पहले डिशेस सोच के आती कि क्या क्या खाना है, कि हाँ मुझे आने के बाद वो वाला क्यूजिन नहीं चाहिए जो मैं खा रही हूँ यूजुअली, मुझे वो चाहिए जो यहाँ का मुझे लगता है कि हाँ मुझे स्वाद आ रहा है। मतलब मैं स्पेशली सर्च करती हूँ कि अच्छा आज मुझे ये चीज यहाँ खानी है, क्योंकि आप कहीं पे भी चले जाओ,
जो चीज जहाँ की जहाँ फेमस है वो वहीं की फेमस ही है, बराबर, वो बिल्कुल। टेस्ट आ ही नहीं सकता। अब हम चाहे दिल्ली में अगर कोशिश करें साबूदाना खिचड़ी खाने की, ठेचा बनाने की, वो टेस्ट ही नहीं आएगा, वो जे दो टेस्ट काम आएगा तेनो नहीं भाई आएगा। बाकी करे दूजा करे जो गोता खाए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो पूरन-पोली का टेस्ट यहाँ आएगा वो यहीं आएगा। करेक्ट, तो ये करेक्ट, चीज़ों का फ़र्क है, करेक्ट। ऐसा नहीं है। अब हम मक्की की रोटी, सरसों का साग खाना है, कहीं पे भी जाओ, हाँ, लेकिन जो उसका टेस्ट आपको पंजाब बेल्ट में मिलेगा, करेक्ट, कहीं नहीं लस्सी। मिल सकता। बिल्कुल, कहीं मिल ही नहीं करेक्ट है, सकता। करेक्ट तो वहाँ का खुद की भी तो उस जगह का, उस धरती का स्वाद है। है, बिल्कुल। तो ये समझना चाहिए, और ये हम सब रिचनेस है भारतीय हमारी हैं। भारतीय हाँ, भारत बिल्कुल, देश का, बिल्कुल। इसको पहले समझना चाहिए हमें। और सबसे ज़रूरी यही है, और देखो ये कोशिश करके ही हो सकता है, हम्म, क्योंकि आगे की जनरेशन जो आ रही है ना, वो धीरे-धीरे इन चीज़ों से दूर हो रही है। हम्म, अब हम, आपकी मेरी एज, हम लोग इसको सोचते हैं कि पूरन-पोली खानी है, करेक्ट। ठेचा खाना है। अभी जेनज़ीज़ को देखो, उनके लिए डाइट है। नहीं, नहीं, पूरन-पोली नहीं खानी, मीठा है, डाइट है। तो वो क्या है, धीरे-धीरे चीज़ें लुप्त होती चली जा रही हैं। तो बिल्कुल ये सही, बहुत ज़रूरी है। अपनी अपनी चीज़ों को सँभालना, अपनी धरोहर को सँभाल के रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। चलिए, और कुछ खास बताइए, अब आप ही बताएँगी इस इंडस्ट्री के बारे में, या कुछ और ऐसी खास बातें जो कि आपको लगता है कि हमारी ड्रेसिंग के अंदर खास होता है, या जब हम लोग गणपति जी रखते हैं, गणपति जी जब आता है गणेश चतुर्थी, उस समय जिस तरीके से हम लोगों को पता रहता है हम वही करते हैं। लेकिन जो एक महाराष्ट्रन है जिसको तौर तरीके पूरे तरीके से पता है, वो आप बताइए। अभी आपने गणपति की बात कही तो मुझे एक किस्सा याद आया कि जैसे पहले तो कैसे था कि गणपति सिर्फ महाराष्ट्रन लोगों के लिए आएगा, लेकिन अभी सबको वो इतना प्यारा लगता है गणपति की, हर कोई बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल, चाहता है कि बिल्कुल, हमारे घर में गणपति आए। बिल्कुल। तो मेरी एक नेबर थी जो यूपी की है, तो वो गणपति बिठाती थी और मुझे बुलाती थी कि अनुपमा आप आओ, आरती आपके बिना नहीं होगी। राइट। तो मैं बिल्कुल जाती थी क्योंकि अच्छा लगता था मुझे भी। तो मैंने देखा कि उसने ये दुर्वाए दुर्वाए करके वो पूरी जो जूड़ी रखी थी वो चढ़ा दी। तो फिर मैंने उसको समझाया कि ऐसे नहीं होता, ये जो जूड़ी है वो खोलो और त्रिशूल के आकार की एक एक घास निकालो, ओके। वो है दुर्वा। अब तुमने पूरी ओके। जूड़ी ले ली और चढ़ा दी है, तुमने घास चढ़ाई, दुर्वा नहीं चढ़ाई। दुर्वा किसे बोलते हैं कि थैंक यू उसमें से वेरी मच। चुनना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच, बाय हार्ट थैंक यू वेरी मच कि मैं भी ऐसे ही चढ़ाती हूँ हाँ, जैसा आप बता रही हैं। ऐसे नहीं चढ़ाया कभी जिस हाँ, तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। करेक्ट, तो सीखने की कभी भी कोई उम्र वक्त नहीं नहीं होती। होती, उम्र नहीं होता, हर दिन सीखा जाता है। करेक्ट। तो शायद मेरा ये जो आज का पॉडकास्ट है, ये फुलफिल हो गया मेरे लिए, क्योंकि वो चीज़ मैंने सीखी है जो हाँ, मैं मिस्टेक करती आ रही हूँ। करेक्ट। क्योंकि आप महाराष्ट्र नहीं हो तो ये यस, बात यस, आपको यस, शायद पता नहीं यस, थी, तो बिल्कुल। मैंने उसको समझाई तो वो भी सेम जो आपने कहा वो बोली कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था। मैं बोली हाँ, तो अभी अभी पता चल गया, अभी कर लेना। तो तब से फिर वो मैं बोली कभी 11-21 इन अंकों का जो भी महत्व है, तो नहीं हो पाए तो 5। जैसे मेरे घर में मैंने दुर्वा लगाया, मतलब घर में ही लगाई है, क्योंकि मैं चाहती थी कि पूजा में लगने वाली 5 पत्रे तो कम से कम मेरे गार्डन में होनी चाहिए। ओके। तो इसके कारण जो खाने का पत्ता है जिसका इम्पोर्टेंस है, तुलसी तो है ही, वो तो तुलसी माँ तो महाराष्ट्र घर घर में तुलसी माँ होती है। दुर्वा है, या गणेश वेल जिसको बोलते हैं वो है। तो ऐसे कुछ पौधे, जासवंत का अगर है, अनंत का है, तो वो पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। तो ये मैंने जब उसको बोला तो वो बोली अच्छा ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बोली नहीं, वो त्रिशूल 3 पत्ते ही होने चाहिए, चौथा भी नहीं वो, और वो चुन चुन के तू चढ़ा सकती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये जो कल्चर है हमारा एक दूसरे का, एक्सचेंज वो किया। एक्सचेंज करो, यस, यस। और बहुत मजा आता है उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे वो मुझे बोलती कि आरती में तो आपके बगैर मजा ही नहीं आता, आप जिस जोश से आरती करती हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो मुझे मन भी करता है। वो मैं नहीं होती हूँ कभी, मैं गणपति में मेरे शोज है इसलिए नहीं हूँ, कभी मेरे मम्मी के घर चली गई तो वो नाराज होती है, यार इस बार आरती में आप नहीं थी, मजा नहीं आया। तो ये जो एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ता है, त्योहारों से यही तो होता है यस, ना, यस। बॉन्डिंग बढ़ता है। ऐसे तो साल भर में बहुत कम बार मैं उसके घर जाऊं और मैं वो मेरे घर आए, राइट। लेकिन त्योहार है तो वो बुलाएगी और मैं बिल्कुल, जाऊंगी। बिल्कुल। तो ये जो है इससे ही बॉन्डिंग बनता है। और मराठी
कल्चर में मतलब जैसे एक और इंटरेस्टिंग बात है जो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे अभी मैं सीरियल्स करती हूँ, तो मेरी 2 फ्रेंड्स थी, शैला काड़ेकर, पूर्णिमा पाटिल। तो हमारी उम्र तब कितनी होगी, 20 साल वगैरह ऐसी उम्र होगी। तो उस जमाने में तो ऑफिस टू ऑफिस जाना पड़ता था फोन करके, पहले Right. लैंडलाइन होते थे, मोबाइल Right, नहीं right. होते थे। पूछते थे हम कि हर एक प्रोडक्शन के ऑफिस में फोन करते थे तीनों मिलके, फिर पूछते थे कि कब मिलने आना है, टाइम लेते थे और हम वहां पे ऑफिस पे जाते थे। और फिर हम तीनों, पहले तो हम ऐसे ही मिलने जाते थे, फोटोज हार्ड कॉपी देनी पड़ती थी, हाँ, सॉफ्ट right, कॉपी का तो right, कोई right. चक्कर ही नहीं था। Right. हार्ड कॉपी दे रहे हैं, फिर एक ऐसा पेपर दे रहे हैं जिसमें लिखा है हमने लिखा क्या, जा रहा है। हमारा बायोडाटा। फिर बाद में हमें पता चला कि अरे यार ये तो मतलब फिर वो बायोडाटा का पेपर कहाँ चला जाता है, फोटो कहाँ चला जाता है, फिर हाँ, फोन आता है कि आपने क्या क्या किया है बताओ। तो फिर हमारे एक फ्रेंड ने आइडिया दिया कि फोटो उसी पोस्ट के कार्ड है तो पीछे उसके लिखो। पीछे ही आप एक प्रिंट आउट बना के वो चिपका दो। राइट, राइट. तो फिर वो करने लगे हम लोग। तो एक बार एक डायरेक्टर है मराठी के, बहुत बड़े संगीत कुलकर्णी, तो हम तब रहते थे कुर्ला में और उनका वो घर से ही ऑपरेट करते थे, तो वो था भाईंदर में। तो ये बहुत बड़ा मतलब रास्ता था और उस जमाने में इतनी कनेक्टिविटी भी नहीं थी। तो उन्होंने बोला आप भाईंदर आ रहे हो फोटो देने के लिए कुर्ला से? तो हमने बोला हाँ, क्योंकि सर हमें काम करना है आपके साथ, तो हम आएंगे। तो बोले हाँ ठीक है आ जाइए। तो हम तीनों फ्रेंड्स जब गए, उनको फोटोज दिए, उन्होंने ये सब देखा कि फोटो के पीछे ही वगैरह, तो वो बहुत इंप्रेस हो गए। और फिर हम तीनों को उन्होंने पूछा कि आप तीनों एक्चुअली एक ही कैटेगरी के कैरेक्टर के लिए जाते हो, तो फिर आप एक दूसरे के साथ कैसे करते हो स्ट्रगल? आपको ये इनसिक्योरिटी नहीं आती? ये फ्रेंड भी है भले ही, लेकिन मेरा रोल इसको मिल गया तो इसका मुझे नहीं मिला। तो पता नहीं कैसे वो मैच्योरिटी 20 के उम्र में भी हम लोगों में थी कि हमने बोल दिया कि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जिसका जो लिखा है उसको वही मिलेगा। right. तो ये रोल पे जो आप देने वाले हो उस पे अगर पूर्णिमा का नाम है पूर्णिमा को मिलेगा, शैला का है शैला को मिलेगा, मेरा है मुझे मिलेगा। तो हम लोगों में ये इनसिक्योरिटी नहीं है। तो ये तो हुई 20s की बात। अभी भी अगर अभी हम सब 50s में आ गई है वो दौर की, तो अभी भी अगर मैं एक सीरियल कर रही हूँ और मुझे दूसरे 2-3 सीरियल के लिए कॉल आता है और मुझे अगर पता है कि मेरी ये एक फ्रेंड है, वो एक आर्टिस्ट है जो अभी कुछ नहीं कर रही, तो मैं नाम सजेस्ट करती हूँ कि देखिए मैं तो कर रही हूँ प्रोजेक्ट, मैं तो आपका प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप इस आर्टिस्ट को कॉल कर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए, वो भी अच्छी आर्टिस्ट है तो आप उनसे बात कर लीजिए। मैं उसको फोन करके बताऊंगी कि देख मैंने बोल दिया है, तू भी उस प्रोडक्शन को कॉल कर ले। तो ये जो हेल्दी कंपटीशन वाला माहौल है ना, वो मराठी इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स है और वो होना भी बहुत जरूरी है। मतलब ऐसे नहीं कि किसी को ये नहीं लगता कि इसको काम मिला मुझे नहीं मिला, ये तो लगता है, ये तो हम ह्यूमन हैं, सबको लगेगा ये। लेकिन इसका जेलसी में नहीं हो अगर इसका क्या बोलते रूपांतर, तो बहुत अच्छा है। ये जेलसी में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये मराठी इंडस्ट्री में आज भी है कि एक दूसरे को बताया जाता है कि यहाँ पे ऑडिशंस चल रही है, यहाँ पे कास्टिंग चल रहा है, तो आप जाओ, आप मिलो। या बुजुर्ग जो आर्टिस्ट है हमारे, जो सीनियर्स हैं, वो हमें डांट भी सकते हैं, फटकार सकते हैं कि ये इस तरीके से क्यों कर रहे हो सीन, इस तरीके से करना चाहिए क्या, थोड़ा अलग तरीके से सोचो, क्यों नहीं कर पा रही हो। तो ये हक हम भी उनको देते हैं। और जैसे मैंने कहा, हमारी बात हुई थी पहले पॉडकास्ट के पहले हम बात कर रहे थे, तो जैसे अभी मैंने रिसेंट अशोक सराफ जी है उनके साथ मैंने मराठी सीरियल की, रिसेंट अभी खत्म हुई, 2-3 महीने ही हुए उस सीरियल को खत्म हो गया, अशोक मामा करके, कलर्स मराठी पे। तो अशोक जी के साथ मैंने एकदम, मैं जब 20s में थी तब एक सीरियल की थी, उसके बाद बीच में कुछ भी काम नहीं किया उनके साथ, और कट टू अब किया। तो मैं उनको जब सेट पे देखती थी कि कितना बारीकी से अपना काम कर रहे हैं, या समझो जूनियर आर्टिस्ट, एक बार तो ऐसे हुआ कि जूनियर आर्टिस्ट का क्लोज चल रहा था, मास्टर हो गया था हमारा, तो मामा उधर ही बैठे थे, तो मामा खुद उसको क्यों देने लगे। अच्छा, मामा ने असिस्टेंट दे रहा था उसको, तो मामा ने बोला ठीक है मैं दे देता हूँ, और मामा ने खुद अपने डायलॉग बोले। उन्होंने ये, उनको मामा बोला जाता है मतलब इंडस्ट्री में, अशोक मामा। तो मामा ने ये नहीं सोचा कि मैं जूनियर आर्टिस्ट को क्यों दूं, क्यों
ये नहीं सोचा उन्होंने। उन्होंने उस वक्त ये सोचा कि ये सीन के लिए जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस पे अगर वो रिएक्ट हो रहा है तो उसके लिए मैं अगर क्यों दूंगा तो वो ज्यादा बेटर है। तो अब इतने बड़े आर्टिस्ट है वो, मराठी में हिंदी में इतना काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस में हमसे बड़े हैं, उम्र में हमसे बड़े हैं, तो उनको देख के हम सीखते हैं कि ये होना चाहिए, ये करेक्ट है, ये हमें आना चाहिए, आना चाहिए। या कभी समझो मेरा और उनका क्लोज है, ओएस है, जैसे वो दिख रहा है लेकिन मेरा कंधा है तो मुझे खड़ा रहना पड़ेगा, और अगर शॉर्ट में कभी टाइम लग गया समझो तो वो खुद होके बोलेंगे सॉरी यार मेरी वजह से तुम्हें खड़ा हूं। अब उनको क्या जरूरत है बोलने की, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं उल्टा बोलती थी कि मामा आप ये क्यों बोल रहे हो, नहीं 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 नहीं, बस थोड़ा सा जितना टाइम लगना थोड़ा ज्यादा लग गया ना, तो इसलिए मेरा काम है ना सॉरी बोलना तुम्हें। तो ये हम उनसे सीखते हैं। आने के बाद सबको खुद हाय हेलो करेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि अनुपमा मुझे हाय हेलो करेगी पहले क्योंकि मैं सीनियर हूँ, नहीं, मेरा ध्यान नहीं है, मैं कुछ मोबाइल में हूँ कुछ, तो भी हाय खुद से करेंगे तुम, और सॉरी सॉरी मामा हाय, ऐसे मैं भी कर दूं। तो ये जो माहौल है ये मराठी में बहुत है, और ये रहना भी चाहिए, क्योंकि इससे हम हम्बलनेस सीखते हैं, इससे हम सीखते हैं कि जो काम है वो जरूरी है। सीन आज भी आया तो भी डिस्कस करेंगे, हाँ कैसे करना है अनुपमा, तुम रीडिंग करो, चलो 4-5 बार हम रीडिंग करते हैं, तो उनको पता चलेगा मैं क्या कैसे बोलने वाली हूँ, मुझे पता चलेगा वो कैसे डिलीवर करने वाले। फिर अगर उनमें उनको कुछ लगा तो डायरेक्टर के साथ कुछ डिस्कशन है, या मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे कि नहीं ये तुम लाइन ऐसे मत लेना, ऐसे लेना ना तो और बेटर होगा। तो ये जो है ना मराठी का कल्चर, ये बहुत ही ग्रोथ करने वाला कल्चर है, कि इससे हर किसी की ग्रोथ होती है, कि हम ये सोचते हैं। आज भी डायरेक्टर हमें डांट सकता है सेट पे, अगर वो गुस्सा है तो वो डांट सकता है, और वो हम उसे वो अधिकार देते हैं, क्योंकि वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। उसके ऊपर जो स्ट्रेस है, और स्पेशली डेली सोप में, बिल्कुल डेली सोप में एक टाइम लिमिट होता है, उसमें उतना काम कंप्लीट करना है। और वो प्रेशर पूरा डायरेक्टर के ऊपर रहता है, वो आर्टिस्ट के ऊपर नहीं रहता। तो आर्टिस्ट वो टेंशन समझ नहीं पाता कभी कभी, लेकिन डायरेक्टर उसको झेल रहा है, उसने वो निकालना है, और उसे प्रोड्यूसर को जवाब देना है। एट द एंड ऑफ द डे प्रोड्यूसर आर्टिस्ट को आके नहीं पूछेगा कि इतने मिनट क्यों नहीं निकले, डायरेक्टर को पूछेगा। तो डायरेक्टर का वो स्ट्रेस है, तो वो अगर कभी हमें डांट भी दे तो भी हम बुरा नहीं मानते, हम समझते कि उसका क्या टेंशन है, और बाद में वही आके हमें सॉरी सॉरी यार दिल पे मत लेना, ये बोल के वो मतलब वो मुद्दा खत्म हो जाएगा, काम हो जाता है। यस यस। लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, आउटपुट अच्छा होना चाहिए। तो इससे हम सीखते हैं, और एक दूसरे को बुक्स, जैसे मैंने बोला, बुक्स सजेस्ट करते हैं कि ये पढ़ो, ये पढ़ो। नए लोगों को बताते हैं कि आप एक्टिंग और चाहते हो अच्छी हो, लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, ये बुक जोर से पढ़ो, रोज पढ़ो, और जोर से पढ़ना, ऐसे मुंह में नहीं बोलना है। अगर जोर से पढ़ोगे, जोर से बोलोगे तो प्रोनाउंसिएशन करेक्ट आ रहा है कि नहीं, ये इस पे कॉन्सेंट्रेट करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सब चीजें मराठी में होती है। मतलब मेरे सामने एक मराठी डायरेक्टर ने एक लड़की को एक सीन था जिसमें वो हम मंदिर का जो कलश होता है, उसका हाँ मतलब जो जिसको देख के हम नमस्कार करते हैं, उसको हिंदी में क्या बोला जाएगा मुझे। अच्छा, तो वो कलश, तो उसमें एक स्क्रिप्ट में लाइन थी कि तिने कळसाला पाहून नमस्कार केला, तो वो लड़की को कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने डायरेक्टर को जाके पूछा कि ये क्या है कलश, किसको देख के नमस्कार किया। तो ये कलश एक्चुअली, ये मंदिर का कलश, ये हमारे मराठी में बहुत कॉमन वर्ड है। तो वो डायरेक्टर एकदम सरप्राइज हो गया कि इस बच्चे को यार मंदिर का कलश नहीं पता। तो उसने समझा दिया उसको कि उसका वो काम था। दूसरे दिन उस डायरेक्टर ने उसको बुक लाके दी और बोला ये रोज पढ़ना है अभी तुम्हें। अब मुझे बोलो कौन से सेट पे डायरेक्टर अपना काम छोड़ के ये करता है, लेकिन उससे किया, उसको जरूरत नहीं थी, वो एक वर्ड का मीनिंग समझा के वो लेकिन ऐसा नहीं, उसे बुक लाके दिया और बोला अभी ये पढ़ना है रोज और ये सीखना है, क्योंकि अभी मराठी में काम करना है तो मराठी भाषा आनी चाहिए। ये ऐसे वर्ड्स आते रहेंगे स्क्रिप्ट में, अगर वो आप समझोगे नहीं तो कैसे चलेगा। तो ये एक
वर्क कल्चर जो बोलते हैं ना कि एक हिंदी का एक वर्क कल्चर है, मराठी का एक वर्क कल्चर है, तो वर्क कल्चर बहुत रिच है मराठी में, ये तो है। अच्छा, आप जैसे अभी मराठी डेली सोप कर रही हैं, आपने कभी हिंदी इंडस्ट्री में भी डेली सोप किया है या कभी सीरियल्स किए हैं? हाँ, महाबली, संकट मोचन महाबली हनुमान में मैंने मंथरा की थी। अच्छा। तो बहुत मजा आया था मुझे वो कैरेक्टर करते हुए, क्योंकि वो भी आपको बताती हूँ मैं। जब मंथरा कॉन्टिन्यू प्रोडक्शन का थी वो सीरियल, और जब मैं मंथरा के ऑडिशन के लिए गई थी, तो वहां पे एक ऑडिशन देने के लिए लड़की आई थी, जिसको कुछ भी नहीं पता था क्या है रामायण महाभारत, कुछ भी नहीं पता था। तो वो ऐसे बोल रही थी, यार कौन सा कैकेयी कैरेक्टर है, उसका ऑडिशन दिया है मुझे। तो मैं समझ कैकेयी कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ये, अगर आपको नहीं पता रामायण तो आप क्या ही समझोगे। तो उस लड़की को वो भी पता नहीं था, और मैं तो मंथरा के लिए मुझे बुलाया था, तो भी मैं खुशी थी क्योंकि मुझे पता था कैरेक्टर तो कि पता मंथरा था। कैरेक्टर क्या हाँ, है, राइट, उसकी क्या अहमियत है उस राइट, पूरे इसमें। तो ये जो है ना कि मैं जो बोल रही हूँ कि क्यों जरूरी है ये मालूम होना, क्यों उसकी जानकारी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप ऑडिशन के लिए जा रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कैकेयी कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसलिए आप उसको उतनी सिंसियरली देख ही नहीं रहे नहीं, हो। वो फील ही नहीं आएगा। वो फील ही मैंने नहीं कहा आएगा। ना कि इंडस्ट्री के अंदर कई बार आर्टिस्ट उसको सिर्फ लाइन समझ के स्क्रिप्ट पढ़ता है, लेकिन जब तक आप स्क्रिप्ट को अंदर नहीं फील करोगे वो एक्सप्रेशंस आ ही नहीं आ ही सकते। नहीं सकते। और जो कैकेयी का इम्पोर्टेंस है रामायण में, और जो उसकी भावनाएं, जो अगर आप जो हमारे बचपन में रामायण काफी हमारे लिए वो बिल्कुल। कॉमन चीज थी। आप ये देखो ना, अगर हम देखते हैं तो जो सबसे पहले रामायण बनी थी, जब ये अन गोविल जी और इन सब ने काम किया था, वो आज भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं है। करेक्ट। आज भी वो कैरेक्टर हम पहुंच जाते हैं उस जगह पे। करेक्ट। लेकिन जो उसके बाद कितनी बार प्ले किया गया, लेकिन वो कैरेक्टर किसी को भी याद नहीं है किसने प्ले किया। तो फर्क है ना, क्योंकि उन्होंने उसके साथ पूरा जस्टिफाई किया, वो सब अपने इमोशंस दिखाए। देखो कलाकार क्या है, कलाकार वही है जो उस चीज को अपने अंदर लेने के बाद लोगों तक पहुंचा सके। कला वही है ना। करेक्ट है। तो ये इसमें डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। तो मंथरा का कैरेक्टर जब मैंने किया मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि वो कैरेक्टर इटसेल्फ इतना अच्छा है, और वो प्ले करने में बहुत मजा आया। और आज भी जब मैं उसको यूट्यूब पे देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए उस वक्त। और कुछ नया करने को हमें मिलता है, कुछ हम अंदर ढूंढते हैं। जैसे आपने कहा कि मंथरा की साइकोलॉजी क्या होगी, क्यों वो ऐसे बिहेव करती होगी, क्यों उसने ऐसा रिएक्ट किया होगा। और वो भले ही माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हो, लेकिन वो सच लगना चाहिए उस वक्त, उसके इमोशंस जो है होने चाहिए, वो सच है। राइट। तो ये जो है ये बहुत मजा आया था। और देखिए मराठी तो हम करते ही है, लेकिन हिंदी है ना एक आगे की स्टेप है हमारे लिए, क्योंकि आपका रीच बढ़ता है। तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं। और एक्टिंग तो एक्टिंग है, जो भले हिंदी में करनी है मराठी में करनी है, एक्टिंग तो करनी ही है, वहां पे भी सीखने को तो मिलता ही है। तो नहीं, जैसे आप मराठी में आप बता रहे हैं कि हम पूरी यूनिट एक साथ बैठती है, सिखाया जाता है, उसी तरीके से जैसे आपने हिंदी इंडस्ट्री में काम किया, तो यहाँ पे भी सेम उसी पैटर्न में सिखाया जाता है, बात की जाती है, या सब अपने अपने जोन में रहते हैं? सब अपने अपने जोन में रहते और एक होता था उस वक्त जो डबिंग में भी मेरे साथ हो चुका है, कि अभी आजकल ना वो इंग्लिश में हिंदी आता है ना, इंग्लिश हो गया है। तो वो टाइप इंग्लिश देख के मेरा ऐसे होता था नहीं, तो मैं मेरे स्क्रिप्ट पे मैं देवनागरी में वो लिख लेती थी पूरा, क्योंकि नहीं तो मेरे ब्रेन को वो आदत नहीं है ना। नहीं आएगी। तो वो मैं जब तक लिखूंगी नहीं, और लिखते लिखते थोड़ा याद भी हो जाता है, क्योंकि ब्रेन आप लिखते हो तो ज्यादा याद है, तो वो भी हो जाता था। तो मेरी स्क्रिप्ट ऐसी पूरी भरी हुई रहती थी, क्योंकि मैं इंग्लिश सेंटेंस उसके नीचे हिंदी सेंटेंस ये लिखती थी। फिर मैंने रामायण ऑडियो में भी की थी रेड एफएम पे। तो उस वक्त मैं गई तो मुझे वो अंग्रेजी में लिखा हुआ हिंदी दे दिया, और संस्कृत मिश्रित हिंदी ना वो, क्योंकि रामायण की हिंदी है वो।
तो वो हिंदी तो मैंने डायरेक्टर को एक बार बोला, यार हम लोग ऐसे देवनागरी में स्क्रिप्ट नहीं दे सकते क्या, ये क्यों देते हो आप ऐसे? तो उन्होंने बोला, अनुपमा जी आपको पढ़ने आती है देवनागरी, ये आजकल के जो बच्चे आ रहे हैं वॉइसिंग के लिए उनको नहीं आती पढ़ना, तो क्या ही हम करें। तो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, फिर एक काम कीजिए, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं लिख लेती हूँ, फिर हम टेक करेंगे। चले, अब बोले हाँ हाँ आप आपका टाइम ले लो, कोई बात नहीं। और ये मतलब उसमें तो नामचीन सब लोग थे, जैसे अनुपम खेर जी ने दशरथ प्ले किया था ऑडियो ड्रामा में, मैंने कौशल्या किया था, नसरुद्दीन शाह जी थे, ओमपुरी जी थे, रत्ना पाठक शाह जी थी, तो बहुत बड़े नाम थे उसमें। और उनको ये दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो नया जनरेशन जो था उनको देवनागरी पढ़नी ही नहीं आती। तो और मैंने ये सुना है कि अमिताभ जी अपनी स्क्रिप्ट देवनागरी में ही मांगते हैं। अच्छा। हाँ, वो कभी भी इंग्लिश में टाइप किया हुआ हिंदी नहीं लेते। वो बोलते कि एक हर एक भाषा की अपनी अपनी, हाँ बिल्कुल, और वो तो हरिवंश राय बच्चन जी के सुपुत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जितने आप अगर उनकी हिंदी की अगर आप बात करते हैं तो जितने उनके लफ्जों के अंदर वजन होता है, बात वही होती है ना, लेकिन आपके शब्दों का जो उच्चारण होता है ना, वो सबसे बड़ी बात है। आज लोगों को लगता है कि हमने इंग्लिश बोल लिया। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, यूजुअली मैं जैसे बात कर रही हूँ कि उच्चारण है, अभी जो बहुत लोग हैं वो कई बार मुझे भी बोल देते हैं आप इतना ऐसे वर्ड्स क्यों यूज करते हो, उसको सिंपल लैंग्वेज में यूज कर लो, लेकिन वो उसके वर्ड की फीलिंग उसी वर्ड के साथ ही आएगी। करेक्ट है। तो ये सच्चाई है, आपको आपकी लैंग्वेज के साथ पूरा जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। और जैसे हिंदी में भी है, मराठी में भी है, सेम मीनिंग है लेकिन वर्ड्स अलग अलग, लेकिन उसका भी नियम है कि कहाँ कौन सा वर्ड, सेम मीनिंग का वर्ड है, लेकिन कहाँ कौन सा वर्ड यूज होगा। और उसका जैसे आपने बोला कि उस वर्ड का एक नजाकत है, उसका एक ये है, तो ये जरूरी है ना, यही तो भाषा आपको आनी चाहिए। और अगर आप काम कर रहे हो एज एन एक्टर, तो आपको किसी भी लैंग्वेज में आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कैरेक्टर कोई भी आ सकता है। आज मैं मराठी कर रही हूँ, कल मैं भोजपुरी कर सकती हूँ, परसों मैं गुजराती कर सकती हूँ। तो मुझे वो हर एक एक्सेंट सीखना मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो भाषा सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो कैरेक्टर में कैसे नहीं कर सकते। आपको वॉइस मॉड्यूलेशन पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ रुकना है, कौन से शब्द के अंदर मुझे वजन डालना है और किसके अंदर मुझे उसको डाउन रखना है। तो ये हाई लो पिच ये पता होनी बहुत जरूरी है। अब वही लैंग्वेज आपको इंग्लिश में लिख के दे दी जाएगी, आप उसको फील ही नहीं कर सकते हो, वो पिच ही नहीं पता चलेगा कि कैसे उस पिच में क्या चीज डाली जाए, वो इमोशंस कैसे उसमें ऐड किए जाए। और नुक्ता, काना, मात्रा, ये जो सब हिंदी मराठी की विशेषताएं हैं, ये तो गई ना अंग्रेजी में अपने टाइप किया तो आप कुछ और ही आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है हलंत क्या है, क्या वैल्यू दे रहे हैं, अलंकार क्या वैल्यू दे रहे हैं, विसर्ग क्या वैल्यू दे रहे हैं, ये उसी को पता होगा जिसने इसको पढ़ा है। अब ये बच्चों से पूछो हलंत, उनसे पूछो विसर्ग, वो कहेंगे क्या है, व्हाट इज दिस, उनको पता ही नहीं है। करेक्ट, उनको वो पता है जो वो पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यूजुअली मैं कई बार बोलती हूँ कि ये कहीं ना कहीं कसूर ही माना जाएगा, कि कहीं ना कहीं हमारे इसमें गवर्नमेंट का भी कसूर है कि आप लोगों ने अपनी लैंग्वेजेस को स्कूल से हटा के फ्रेंच, स्पैनिश, जर्मनी ये लैंग्वेज को सब्जेक्ट बना दिया। मराठी स्कूल्स बंद हो गई सारी, क्यों? ये गलत है। और वो तो ये गलत है, रखने का किसी का ये नहीं है। मैं वही कह रही हूँ ना, हम लोग ये लैंग्वेज सीख रहे हैं। अब ये लैंग्वेज सीखे तो बच्चे को आप खुद रास्ता दिखा रहे हो बाहर जाने का। करेक्ट। अभी हिंदी बोलने में बच्चे को शर्म आती है, तो संस्कृत तो लुप्त हो चुकी है। और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं कि अपनी अपनी मातृभाषा में अगर हम बचपन में सीखेंगे तो हमारी ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होती है, कांसेप्ट्स क्लियर होते हैं। ये बहुत जरूरी है। और हमारे टाइम में सिखाया जाता था छोटे अ से अनार और बड़े आ से आम, ठीक है ना, सिखाया जाता था। अभी एप्पल, मैंगो, तो पता ही नहीं है ना कि छोटा अ क्या है और बड़ा अ क्या है। करेक्ट, छोटे अ से अनार क्यों लिखा जा रहा है और बड़े आ से आम क्यों लिखा जा रहा है, तो वो पता नहीं है। वो आवाज जो है वो सिर्फ आवाज निकलती है, वो यहाँ से कौन से कंठ से क्या आवाज निकलती है बच्चों को नहीं पता। तो सिर्फ हम अगर बच्चों का कसूर करते हैं तो वो बच्चों का कसूर नहीं है। बच्चों का पहला स्कूल जो होता है उनका घर होता है। तो आज पेरेंट्स ही नहीं चाहते कि उनका बच्चा हिंदी बोले। आज उनको डाउन मार्केट लगता है हिंदी बोलना। मतलब जैसे अभी दशहरा होता है
तब मराठी लोगों में सरस्वती का जो ऐसे ऐसे करके ड्रॉ जी, करके जी। निकाली जाती है, तो वो सरस्वती की मूर्ति नहीं, सरस्वती का चिन्ह। तो वो दशहरे के दिन वो निकाल के पहले जमाने में तो वो पाटी पे निकाला जाता था पेंसिल से या खड़ूस से ओके। और चौक से, या बाद में फिर कागज पे। लेकिन उसकी बाकायदा पूजा होगी, या बच्चा जब भी कभी पहले दिन स्कूल में जाएगा तो उसकी पार्टी पे, वो दगड़ी जो पार्टी रहती थी, ओके। स्लेट रहती थी, स्लेट। उसके ऊपर पहले वो सरस्वती निकाली जाती थी, अच्छा। श्री निकाला जाता था कि ताकि उसकी एक शुरुआत हो, राइट। तो अभी जब मैं एक सीरियल कर रही थी उसमें छोटे बच्चे थे, तो मैंने दशहरे के दिन, तो ये हमारे महाराष्ट्रियन कल्चर में है कि वो सरस्वती की पूजा होगी ही, तो मैंने उनको वो गिफ्ट किया। ओके। तो उनमें से कुछ बच्चों को पता था ये क्या है, कुछ बच्चों को नहीं पता था ये क्या है, राइट। क्योंकि कुछ कुछ घरों में वो नहीं है, सिस्टम ही नहीं है अभी। अब ये जो ग्रेटिट्यूड हमारा कल्चर सिखाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे मुझे अभी आदत ही हो गई कि मैं आते ही मैंने 2 कैमरा को नमस्कार किया, ये माइक है, ये मेरी रोजी रोटी है, राइट। और इसके प्रति ग्रेटिट्यूड है। हाँ, मेरी आवाज आप ऐसे सुनोगे और माइक के साथ सुनोगे बहुत तो ये माइक मेरी आवाज को और सुंदरता देगा, ये कैमरा में जो भी हूँ मुझे और सुंदर दिखाता है, क्योंकि लाइटिंग इस तरीके से की जाती है कि मैं नॉर्मल लाइट में जैसे लिखूंगी और मैं इस लाइटिंग में जैसे लिखूंगी, उसमें फर्क है। तो इसके प्रति अगर मेरे मन में ग्रेटिट्यूड नहीं है, हाँ, तो सब जीरो। तो हमारी संस्कृति दशहरे के दिन शस्त्रास्त्रों का पूजन करना सिखाती है, अपने जो व्हीकल्स है उसका पूजा करना सिखाती है, उसको हार लगाना, ये करना कि भले ही वो यंत्र हो लेकिन वो हमें साथ दे रहा है, हमारी सुरक्षा है उसके हाथ में। आज इतने एक्सीडेंट्स के केसेस हम सुनते हैं, तो वो यंत्र हमें कहीं से कहीं लेके सेफली लेके जा रहा है, तो उसके प्रति जो ग्रेटिट्यूड है, तो ये मेरे ख्याल से दिन ब दिन थोड़ा डाउन हो रहा है, राइट। नहीं, लोगों को नहीं लगता, ग्रेटिट्यूड करना भूल गए हैं। बेसिकली वो मैनिफेस्टेशन सीख रहे हैं। अभी न्यू जनरेशन मैनिफेस्टेशन सीख रही है, वो पहले भी थी। फर्क है लैंग्वेज का। करेक्ट। वो ऐसा नहीं है कि आज ही आपने मैनिफेस्टेशन सीखा, पहले भी होता था। लेकिन आज न्यू वर्जन आ गया है तो मैनिफेस्टेशन आ गई है। तो अभी ग्रेटिट्यूड जो वो कर भी रहे हैं वो एक सिखाने के तरीके से कि हाँ ये हमें इसमें सिखाया जा रहा है, लेकिन किसी भी चीज को सिखाने के लिए वो भाव अंदर से आना चाहिए। अभी जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि आपने जैसे कैमरा को छुआ या माइक को छुआ, ये आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया वो वही इंसान एक्सप्लेन कर सकता है जो इस बात को फील करता है। वो ऐसे नहीं कोई कर सकता जो सिर्फ जिसने किताबों में पढ़ा कि आपको ग्रेटिट्यूड करना है, वो कहेगा मेरे लिए क्या है, यंत्र तो है, कैमरे का तो काम है मुझे दिखाना, माइक का काम है मुझे सुनाना, तो वो अलग है। वो पढ़ा हुआ है इसलिए नहीं समझ में आ रहा, आपकी फीलिंग है जो आपने एक्सप्रेस करी है। तो दोनों का बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। तो बहुत बहुत और सीखने को मिलता है। ग्रेटिट्यूड मराठी कल्चर में, एक्चुअली इंडियन कल्चर में है ग्रेटिट्यूड, इंडियन कल्चर में ही हमारे बहुत, इसीलिए वो हमारे त्योहारों से झलकता है। बिल्कुल। तो बस हम वो सीख ले, फिर से याद कर ले उसको, हाँ, तो भी मतलब फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। देखो एक कलाकार से ना बहुत कुछ सीखा जाता है, सिर्फ उसकी कला नहीं सीखी जाती, उसके अंदर बहुत सारी हिडन ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जैसे आज आपने बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं भी बप्पा को जब अपने घर स्थापित करती हूँ तो शायद ऐसी गलतियां करती हूँ जो अब नहीं करूँगी। और आप एस्ट्रोलॉजर हो तो मैंने एक तो आपका वो रमल विद्या का पॉडकास्ट देखा, तो मतलब जैसे ही मुझे पता चला, मीनाक्षी ने मेरा नाम आपको सजेस्ट किया, तो मीनाक्षी ने मुझे आपके पेज का स्क्रीनशॉट भेजा और मैंने देखा, तो मुझे लगा कि चलो रमल विद्या का पूरा पॉडकास्ट देखती हूँ, क्योंकि पता चलेगा मैं किनसे बात करने जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ इनसे इंटरेक्ट करने में मजा तो आएगा। और एक पॉडकास्ट में आपने एक बात बोली वो मुझे बहुत पसंद आई कि एस्ट्रोलॉजर का काम लोगों को डराना नहीं है, उनको संभालना है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है। और क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर हो, मैं आपको एक मेरा किस्सा बताती हूँ कि
मैं मेरी कुंडली दिखाने किसी एस्ट्रोलॉजर है उनके पास गई थी। तो उन्होंने मेरी कुंडली देखी और मुझे बोला कि वैसे तो आपका प्रोफेशन आप बता रहे हो एक्टिंग है, डबिंग है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप कोई स्पिरिचुअल गुरु होती तो आपके करोड़ों फॉलोअर्स हो सकते थे, ये आपकी कुंडली मुझे बता रही है, क्योंकि ओके। आप हो नहीं, हाँ। लेकिन आपकी कुंडली तो मुझे ये बता रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आपका ये प्रेडिक्शन वैसे गलत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मैं अनुपमा ताकमोगे प्रीचर नहीं हूँ, या मैं गुरु नहीं हूँ, स्पिरिचुअल गुरु, लेकिन मैं डबिंग करती हूँ। और एक जॉयस मायर्स करके प्रीचर है ओके। जो यूएस में बहुत फेमस है, तो उनको मैं 20-25 साल से डब कर रही हूँ, ओके। और उनके करोड़ों फॉलोअर्स है, और उनको आज मैं 20 साल से डब कर रही हूँ, अंग्रेजी में बात करती जो मैं मराठी में मेरी आवाज जाती, जिसके इतने व्यूअरशिप है उस प्रोग्राम को, और प्रीचर वो है लेकिन आवाज मेरी है। आपकी है। और दूसरी एक निरुमा जी करके प्रीचर है, जिनके सत्संग हुआ, अभी वो नहीं है निरुमा जी, सत्संग होते हैं, तो उनको मैंने डब किया, तो उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो मेरी आवाज के थ्रू आप जो बोल रहे हो वो तो हो ही रहा है, हो ही रहा है। माध्यम कोई माध्यम बने आप Correct. बेसिकली। देखो आपकी Correct. आवाज लोगों तक पहुंचानी है, तो वो पहुंच और रही एक है। स्पिरिचुअलिटी का भी काम हो रहा है। बिल्कुल। मतलब उस उन दोनों प्रोजेक्ट्स में से, अभी ये तो मैंने बोला है कि 25 जी। साल से मैं कर रही हूँ, मैंने बहुत पैसे कमाए, मैंने स्पिरिचुअलिटी सीखी, साइकोलॉजिकली जब भी मैं डाउन हूँ, समझो किसी दिन कुछ हुआ है और मैं डाउन हूँ, और फिर मैं जाके माइक के सामने डबिंग के लिए बैठ गई हूँ, और मैं देखती हूँ कि जॉयस आज उसी टॉपिक पे बात कर रही है जो टॉपिक मेरे मन में चल रहा है, तो एक काउंसलिंग हो रहा है, काउंसलिंग हो रही है, पैसे राइट। कमा रही हूँ, सब हो रहा है, तो रिस्पेक्ट मिल रहा है। मेरे एक ड्रामा का शो था, तो मेरी आवाज सुन के, ड्रामा में मैं दूसरा ही कैरेक्टर कर रही हूँ ड्रामा में, मेरी आवाज सुन के एक ऑर्गेनाइजर्स में से एक आए और मुझे बोला आप वो जॉयस मायर्स करके है, उनका आवाज मतलब आपकी तरह ही आता है। तो मैंने बोला वो मैं ही डब करती हूँ। क्या बोल रहे हो आप, हम तो बहुत सुनते हैं वो। तो इंटरवल में मेरा बाकायदा फूल दे के उन्होंने मुझे फेलिसिट किया। तो ये जो मिलता है, ये सब हुआ ना, मतलब फाइनली ग्रोथ हुई, फाइनेंशियली हुई, स्पिरिचुअली हुई, मेंटली हुई, साइकोलॉजिकली हुई। तो मैंने उनको कहा कि आपका प्रेडिक्शन वैसे गलत नहीं है, गलत नहीं है। जरिया तो उन्होंने आपको बनाया, परमात्मा ने जरिया तो बनाया है। करेक्ट। वो ठीक है, वो कलाकार के रूप में बना दिया, चाहे वो उसमें आप डबिंग आर्टिस्ट बन गए, लेकिन आवाज तो आपकी जा रही है, और किसी तक भी आवाज पहुंचाना सबसे बड़ी बात होती है। सही बात अब है। आपने, उन्होंने इंग्लिश में प्रेजेंट किया, लेकिन जो मराठी लोग हैं या जो हिंदी जो सुनते हैं, उन तक तो आपकी आवाज जा रही है। वो मुझे बताते कि ऐसे लगता ही नहीं हमें कि वो मराठी में इंग्लिश में बात कर रही है, हमें तो लगता है वो मराठी में ही बात कर रही है। कनेक्टिविटी करवाई ना आपने। हाँ, यस, तो यस। ये ब्लेसिंग है, मतलब बिल्कुल मैं इसको blessings है। ब्लेसिंग मानती बिल्कुल, हूँ बिल्कुल। हमेशा से, और वो है। बहुत। जब इंसान खुद अच्छा होता है ना, तो उसके पास हमेशा परमात्मा की ब्लेसिंग्स रहती है। वो कितना भी कठिन वक्त के अंदर आ जाए, लेकिन परमात्मा हमेशा उसके साथ इनविजिबल फॉर्म में होता है। तो ये वो होता उसी के साथ है जो एक्चुअली ग्राउंडेड होता है, जो स्पिरिचुअल होता है। स्पिरिचुअल सिर्फ कहने से स्पिरिचुअल नहीं हो सकते आप। आपकी फीलिंग्स, आपकी वे ऑफ प्रेजेंस आपको बता देती है कि हाँ, इस इंसान के अंदर इस लेवल तक स्पिरिचुअलिटी है, और बहुत अच्छा लगता है। एकदम सही। बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ, आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे हमारे ऑडियंस को ऐसी बातें बताई जो कि सुनने में अच्छी भी लगी और सीखने को बहुत कुछ मिला। तो इसलिए अपने कल्चर को हमेशा सीखना चाहिए और अपने कल्चर को बरकरार रखना चाहिए। गीतू जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, जरूर। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपको। एक तो इसलिए कि मैं हिंदी में, मेरा ये पहला पॉडकास्ट है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि, तो अभी भी मतलब मैं श्रोताओं से, प्रेक्षकों से माफी मांगूंगी अगर कोई वर्ड हिंदी मेरे से गलत निकल गया हो तो माफ कर दीजिएगा। लेकिन बहुत अच्छा लगा, और जैसे मैंने कहा, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे, ये मीनाक्षी ने मेरा नाम सजेस्ट किया, तो मीनाक्षी से भी बात की, तो मीनाक्षी ने भी कहा हमारी मैम बहुत अच्छी है। मीनाक्षी खुद बहुत अच्छी इंसान। मैंने कहा ना, जब इंसान खुद अच्छा होता है ना, तो वो कनेक्टिविटी ऐसे ही लोगों से बन जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हिंदी में मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी, ये मौका आपने मुझे दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और सो आपसे मच। इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये एक छोटा सा गिफ्ट है, हम अपने पास जब भी कोई
प्यारा सा ऐसा गेस्ट आता है हम्म। तो हम उनको ये इत्र देते हैं। ये मेरा ओ। ब्रांड है ओ। जिसका इत्र है ये आप शुक्र से रिलेटेड है। जैसे इत्र हमेशा, और आप इसी फील्ड में हैं, तो जब आप इसको लगाएंगे तो बहुत आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। वाओ, तो ये तो बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है मुझे आज। ये एक और छोटी सी ब्लेसिंग है जिसको आप खुद ही अपने आप ओपन करेंगे। मैं नहीं चाहूंगी आप कैमरा में ओपन करें। ओके, तो ये आपके लिए स्पेशल है, इसको आप हमेशा अपने पास रखिएगा। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।